मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे अध्ययन का विषय है सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जापान की डायट अथवा संसद। जापान में डायट संसद को कहा जाता है। जापान पहला एशियाई देश है जहां संसदीय व्यवस्था की स्थापना हुई। बग्स ने लिखा है कि जापान की डायट गैर पश्चिमी देशों में सबसे प्राचीन और सबसे अधिक अनुभवी विधायक सभा है। जापान की डायट अर्थात संसद द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसके प्रथम या निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और द्वितीय या उच्च सदन को सभासद सदन या पार्षद सभा हाउस ऑफ काउंसलर्स का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम प्रतिनिधि सदन की रचना के बारे में पढ़ेंगे। जापान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या और उनके चुनाव की पद्धति के संबंध में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। प्रतिनिधि सदन के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन और वयस्क मताधिकार तथा गुप्त मतदान के आधार पर चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या 480 है। 480 में से 300 सदस्यों के चुनाव एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र और बहुमत प्रणाली के आधार पर होते हैं, लेकिन शेष 180 सीटों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर होते हैं। इस पद्धति में उम्मीदवारों को नहीं वरन राजनीतिक दलों और उनकी सूचियों को मत दिए जाते हैं और राजनीतिक दल अपनी सूची के उम्मीदवारों को प्रतिनिधि सदन में भेजते हैं। प्रतिनिधि सदन के लिए चुनाव की इस पद्धति को 1996 में अपनाया गया और अक्टूबर 96 में प्रतिनिधि सदन के चुनाव इसी पद्धति के आधार पर हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिनिधि सदन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना आवश्यक हैं। प्रतिनिधि सदन का सदस्य होने के लिए निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है। पहला, वह जापान का जन्मजात नागरिक हो, देशीयकृत नागरिक नहीं हो। दूसरा, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। चौथा, वह पागल अथवा दिवालिया न हो। पांचवा, वह चुनाव क्षेत्र में कम से कम 3 माह से रह रहा हो। छठा, वह कानून द्वारा डायट की सदस्यता के अयोग्य घोषित न किया गया हो। और सातवां, कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है, किंतु प्रतिनिधि सदन को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। यदि प्रतिनिधि सदन मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो या तो मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देगा या प्रधानमंत्री सम्राट से 10 दिन के अंदर प्रतिनिधि सदन को भंग करके नवीन चुनाव कराने की अपील करेगा। प्रतिनिधि सदन का सबसे प्रमुख पदाधिकारी स्पीकर होता है और इस स्पीकर को अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे अधिवेशन प्रारंभ होते ही स्पीकर का पहला कार्य यह देखना होता है कि सदन में आवश्यक उपस्थिति है अथवा नहीं। वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन के कार्यों को निश्चित कार्यप्रणाली के अनुसार चलाता है और विधेयकों को संबंधित समितियों के पास भेजता है। और स्पीकर का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे विधायकों पर सदन में विचार न होने दे जो सदन की सुनिश्चित व्यवस्था के प्रतिकूल है। इसी प्रकार बोलते समय सभी सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। यह सदस्यों के बोलने का क्रम निर्धारित करता है और उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। स्पीकर को अधिकार है
कि वे कार्यों का क्रम निर्धारित करे और विवादपूर्ण विषय पर अपनी व्यवस्था दे, और वह काम रोको प्रस्ताव करने की अनुमति देता है तथा उन्हें नियमित अथवा अनियमित घोषित करता है। स्पीकर इस बात का निर्णय करता है कि किस विषय पर कितने समय तक वाद विवाद हो और वही वाद विवाद समाप्त करने की आज्ञा देता है। वह सदस्यों द्वारा दिए गए मतों की गणना करता है, निर्णय घोषित करता है और समान मत आने पर निर्णायक मत भी देता है। वह सदन के बाहर वह सदन का प्रतिनिधित्व करता है और स्पीकर सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। यदि कोई सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग करे या सदन के नियमों को भंग करे या सदन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाए अथवा स्पीकर की आज्ञा ना माने तो वह उसे चेतावनी दे सकता है। यदि फिर भी वह अनुशासनहीनता का परिचय दे तो वह उसे अस्थायी रूप से सदन के बाहर भी निकलवा सकता है। और आर्टिकल 58 के अनुसार इसके लिए उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। यदि सदन में अव्यवस्था इतनी अधिक फैल जाए कि नियंत्रण रखना कठिन हो तो वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। वह सदस्यों के प्रवेश पर नियंत्रण लगा सकता है, उन्हें सदन के बाहर जाने की आज्ञा दे सकता है और वह सदन की मर्यादा और हितों का रक्षक है और सदन के सम्मान की रक्षा हेतु सभी प्रकार की उचित कार्यवाही कर सकता है। वह प्रतिनिधि सदन में सचिवालय के कामकाज की भी देखभाल करता है। अब हम सभासद सदन की रचना का अध्ययन करेंगे। सभासद सदन की सदस्य संख्या 252 है, जिसमें से 152 भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं, अर्थात उन 46 निर्वाचन जिलों से चुने जाते हैं जिनमें देश को विभाजित किया जाता है और जो स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। शेष 100 सदस्य संपूर्ण राष्ट्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पद्धति के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। किसी एक स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र को मिलने वाले स्थानों की संख्या मोटे तौर पर उसकी जनसंख्या के अनुपात में 2 से लेकर 8 तक होती है। प्रत्येक मतदाता को 2 मतों के प्रयोग का अधिकार होता है, एक स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और दूसरा राष्ट्रीय क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए। प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन के सदस्यों की योग्यताएं समान है। अंतर केवल यह है कि सभासद सदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 25 वर्ष के बजाय 30 वर्ष होनी चाहिए। सभासद सदन एक अर्धस्थायी सदन है जिसका पूर्ण रूप से कभी भी विघटन नहीं होता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन आधे सदस्य 3 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। सभासद सदन को अपना सभापति अथवा उपसभापति चुनने का अधिकार है। सभापति सदन की अध्यक्षता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है। सभापति सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखता है, लेकिन उसे यह अधिकार नहीं है कि वह किसी सदस्य को सदन से बाहर निकाल दे। ऐसा केवल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर ही किया जा सकता है। वह प्रस्ताव तथा विधेयकों पर मतदान कराता है और उनके परिणामों की घोषणा करता है। किसी विधेयक पर पक्ष तथा विपक्ष में बराबर मत आने पर वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अब हम डायट की शक्तियों एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के रूप में डायट को विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। सबसे पहले हम विधायी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। ये कोई भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे वह सभासद सदन में या चाहे प्रतिनिधि सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाने पर ही वह कानून का रूप ग्रहण कर सकता है। लेकिन यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो जाए
तो ऐसी स्थिति में अंतिम शक्ति प्रतिनिधि सदन को प्राप्त है, क्योंकि यदि किसी साधारण विधेयक को प्रतिनिधि सदन पारित कर देता है परंतु सभासद सदन उसे अस्वीकार करता है या ऐसे संशोधन करता है जो प्रतिनिधि सदन को मान्य न हो, या सभासद सदन उस विधेयक को 60 दिन की अवधि तक अपने पास पड़े रहने देता है, तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति दोनों सदनों में कोई समझौता कराने का प्रयत्न करती है। लेकिन यदि समिति को इसमें सफलता प्राप्त न हो और प्रतिनिधि सदन उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस विधेयक को दोबारा पारित कर दे, तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। इसके विपरीत यदि सभासद सदन किसी विधेयक को पास कर दे और प्रतिनिधि सदन उसे अस्वीकार कर दे, तो उच्च सदन उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है। इस प्रकार साधारण विधेयकों के संबंध में सभासद सदन की शक्तियां सीमित हैं और प्रतिनिधि सदन को इस संबंध में निर्णायक स्थिति प्राप्त है। सभासद सदन एक विलंबकारी सदन ही है और उसके द्वारा 60 दिन तक विधेयक को रोके रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। न केवल विधि निर्माण वरन कार्यपालिका क्षेत्र में भी डायट को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस संबंध में उसका सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण कार्य है प्रधानमंत्री का चुनाव करना। अनुच्छेद 6 के अनुसार सम्राट डायट द्वारा निर्देशित व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कैबिनेट के अधिकांश सदस्य डायट से ही नियुक्त किए जाते हैं और कैबिनेट अपने सभी कार्यों के लिए डायट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। डायट के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछने, उनकी नीतियों का स्पष्टीकरण मांगने, आलोचना करने के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सदन अविश्वास का प्रस्ताव पास कर डायट को पद त्याग करने के लिए बाध्य कर सकता है। आर्टिकल 62 के अनुसार इसे प्रशासनिक शाखा की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। डायट की कुछ समितियों ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और डायट शासन कार्यों की जांच द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में समर्थ हुई है। इसी तरह आर्टिकल 73 के अनुसार कैबिनेट के लिए संधियों पर डायट की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है और डायट संधियों को स्वीकार या अस्वीकार करके वैदेशिक क्षेत्र में अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकती है। इस प्रकार डायट प्रतिदिन के प्रशासन की निगरानी रखती है और उसे प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण शक्ति भी प्राप्त है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। आर्टिकल 83 के अनुसार राष्ट्रीय वित्त के प्रशासन की शक्ति डायट को ही प्राप्त है। आय व्यय के संबंध में विशेष बात यह है कि जापान में व्यय की सभी मदें डायट द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट और उसके परिवार के सभी व्यक्तियों का व्यय डायट के द्वारा नियंत्रित और स्वीकृत किया जाता है। यदि डायट की निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण शक्ति है, मंत्रिमंडल का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक वर्ष के लिए आय व्यय तैयार कर डायट के सामने उसे विचार और निर्णय हेतु प्रस्तुत करे। डायट की स्वीकृति के बिना मंत्रिमंडल आय व्यय संबंधी कोई कार्य नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल को अधिकार है कि वह आवश्यकता पड़ने पर राज्य की रक्षित निधि से व्यय कर सके, किंतु इस प्रकार किए गए व्यय पर डायट से पूर्व में स्वीकृति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की शक्ति। आर्टिकल 96 के अनुसार संविधान के संशोधन के कार्य में भी डायट को महत्वपूर्ण भूमिका और शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन संबंधी कोई भी प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3 या उससे अधिक सदस्यों के मत से डायट में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव बाद में जनता के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि उस प्रस्ताव को एक विशिष्ट निर्वाचन या लोक निर्णय में कुल मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाए,
तो सम्राट उस संशोधन को तुरंत ही संविधान का अभिन्न अंग घोषित कर देते हैं। इस प्रकार संविधान में संशोधन संबंधी किसी भी प्रस्ताव को डायट में ही प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक क्षेत्र में भी डायट को महाभियोग की सुनवाई करने संबंधी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लापरवाही, भ्रष्टाचार तथा न्यायालय की मर्यादा को नुकसान पहुंचाने वाले आचरण के आधार पर लगाया जा सकता है। और इस संबंध में आर्टिकल 64 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया यह है कि किसी न्यायाधीश पर आरोप लगाने का कार्य एक दोषारोपण समिति करती है, जिसमें डायट के दोनों सदनों के बराबर की संख्या में सदस्य होते हैं और आरोपों की जांच एक महाभियोग न्यायालय द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना डायट द्वारा की जाती है और उसमें दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। वर्तमान समय में महाभियोग न्यायालय में कुल 14 सदस्य हैं। कोई भी सदस्य एक ही समय में महाभियोग न्यायालय तथा दोषारोपण समिति का मेंबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है डायट सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच। डायट के द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य किया जाता है। डायट के वाद विवाद जापानी जनता की राजनीतिक शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन हैं। डायट जन असंतोष की अभिव्यक्ति और उसे दूर करने के साधन के रूप में भी कार्य करती है। इसी तरह डायट को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जैसे डायट को यह अधिकार प्राप्त है कि डायट को राज सिंहासन के उत्तराधिकार विषयक कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। डायट को निर्वाचन संबंधी भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन करने के अतिरिक्त दोनों सदन कानून द्वारा अपने सदस्यों और उनके निर्वाचकों की योग्यताओं का निर्णय करते हैं, परंतु इन संबंध में उनके द्वारा जाति, धर्म, लिंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, संपत्ति, आय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अपने सदस्यों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय प्रत्येक सदन स्वयं करता है और उपस्थित सदस्यों के 2/3 या इससे अधिक बहुमत से प्रस्ताव पास कर किसी सदस्य को उसके स्थान से वंचित किया जा सकता है। निर्वाचन मंडलों और मतदान की पद्धति आदि के संबंध में रखने वाले अन्य मामलों का निर्धारण डायट के कानून के द्वारा ही होता है। इस प्रकार डायट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है।